Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेस्ट फ्लाइट ऑफ अग्नि 5 विद MIRV सक्सेसफुल। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो कि इंडिया की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक और चीज़ रिवील हुई है कि जो सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसके अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ब्रेक थ्रू है ये कहीं ना कहीं एनहेंस कर रहा है रिडंडेंसी और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, जो कि मार्क कर रहा है एक माइलस्टोन फॉर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टेस्ट है इसका नाम दिया गया है दिव्यास्त्र, जिसको कंडक्ट किया गया था बाय दी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको कंडक्ट किया गया था ऑन दी बेसिकली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। DRDO ने साथ में ये भी बताया है कि बहुत सारे टेलीमेंट्री और रडार स्टेशन हैं विच आर वर्किंग मेटिकुलसली, जो इसको ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। री एंट्री व्हीकल का जो सिस्टम था उसको भी यहाँ पर चेक किया गया है। सो अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? तो समझिए, MIRV टेक्नोलॉजी अलाउ कर देती है किसी भी एक मिसाइल को कि वो मल्टीपल वॉर हेड्स अपने साथ लेकर जा सके, जिसकी वजह से इसका जो प्रिसाइज डिप्लॉयमेंट है अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ एक ही समय में किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि एक लेयर ऑफ सोफिस्टिकेशन कहीं ना कहीं इंडिया की मिसाइल सिस्टम, मिसाइल कैपेबिलिटी के लिए दिखा देता है। और कंट्री की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, जो टेक्नोलॉजिकल पावर है ग्लोबल एरेना में, उसको भी शो करने का काम कर रहा है। सो MIRV इक्विप्ड करता है बहुत सारे फीचर्स जो कि इंडिजीनियसली बनाए गए हैं, जैसे एवियोनिक सिस्टम, हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस एट्सेट्रा। ये जो कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं री एंट्री व्हीकल रीच करे अपनी डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट पॉइंट को विद द एक्सेप्शनल एक्यूरेसी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इसकी रडार है, जो इसका रिलायबिलिटी है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, वो हमें देखने के लिए मिलती है। बात करें अग्नि 5 के बारे में, तो अग्नि 5 इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंजिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसकी अगर हम बात करें तो 2012 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसी के बाद से इसमें मल्टीपल सक्सेसफुल टेस्ट किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लेता है। मतलब अगर हम इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर एंड बियॉन्ड भी जाता है। दैट मीन्स अगर आपको ऐसे ही बताने की कोशिश करूं तो चाइना के बहुत सारे पार्ट भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ यूज़ किया गया है। दैट मीन्स आप देखिए इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी है अब वो उसको वर्सेटाइल बना रहा है, इफेक्टिव बना रहा है और रिलायबल बना रहा है कि एक साथ मल्टीपल सेक्शन में मल्टीपल जो आपके चीज़ें हैं, वॉर हेड्स हैं, उनको यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। ओके, अग्नि सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अग्नि के साथ पृथ्वी सीरीज़ भी आपको पढ़ना होगा और इसी के साथ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द मिशन शक्ति। इंडिया ने डेमोस्ट्रेट किया था एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी अंडर द मिशन शक्ति, वो भी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। हिस्टोरिक चीज़ यहाँ पर हुई है, सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है CAA रूल्स को बिल्कुल वोट्स के पहले। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 11 मार्च 2024 को नोटिफाई कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, जो कि फैसिलिटेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे पार्लियामेंट ने 2019 में पास किया था। ये जो लेजिस्लेशन है इसे दिसंबर 11 2019 में पास किया गया था और इसके बाद इसे असेंट मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन 12 दिसंबर 2019 को ही। मतलब 11 को लेजिस्लेशन ने पास किया, 12 को इसे असेंट मिल गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? सिटीजनशिप देना जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल है फ्रॉम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जैन कम्युनिटी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर सबको
एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करना है। हालांकि ये जो रूल है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेंट है, वो कम से कम 6 टाइप के डॉक्यूमेंट यहाँ पर लाएंगे, जिसमें प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया का बहुत क्लियर कट जिक्र किया गया हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इजी करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट भी यहाँ पर लोगों को बता दी है कि भाई आप डायरेक्टली जाते हैं और इस वेबसाइट के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं, विच इज़ दी इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। राइट, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन होगी और इसी के साथ जितनी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस है, जो भी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, चलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो इसे पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया। मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जितनी भी स्पेसिफिक रिलीजन कम्युनिटीज़ से हैं, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उनकी कंट्रीज़ में फेस करना पड़ रहा है, उसके कारण वो इंडिया आ गए हैं, तो इनको यहाँ पर सिटीजनशिप देना। CAA कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करता है टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 और स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहा है इंडिविजुअल्स को, जो कि केवल और केवल देखिए 6 कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और यहीं इसी के कारण इसका विरोध हो रहा है, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस की बात की जा रही है। नाउ पीपल आर रेजिंग क्वेश्चन व्हाई यू हैवंट इंक्लूडेड मुस्लिम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या है कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से सताए हुए ऐसे कोई भी लोग जो दिसंबर 31, 2014 या उसके पहले तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें इसके अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। सो इसको कहीं ना कहीं नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप के साथ भी हम देखने के लिए मिलता है, जहां CAA एक पाथ देता है सिटीजनशिप के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल को। वहीं NRC की बात करें तो ये पोटेंशियली लीड कर सकता है एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल अंडर विच आर अनेबल टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। सो याद रखेंगे, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करते हैं तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 5 स्पेसिफाई कर देता है कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। इसके अंतर्गत उन सारे लोगों को डोमिसाइल माना जाता है जिनका भारत की टेरिटरी में यहाँ पर उनका जन्म हुआ है इंडिया में, या फिर उनके इंडियन पेरेंटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं आर्टिकल 6 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान से आए हैं और इंडिया में एंटर हुए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद या फिर 1 मार्च 1949 के पहले, ऐसे लोगों को भी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। वहीं आर्टिकल 7 यहाँ पर बात कर रहा है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से पाकिस्तान गया था और ये वापस आता है इंडिया आफ्टर द स्पेसिफिक date, they needed to register as the citizen within a specified period। वहीं आर्टिकल 8 बात करता है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रीवियस जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, या जो प्रोविजन है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके लिए लेकर कार्य कर सकता है। वहीं आर्टिकल 9 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो वॉलंटरली एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप को किसी भी फॉरेन स्टेट की शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वहीं आर्टिकल 10 के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये अलाउ कर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी तरीके का प्रोविजन बना सकती है फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 11 पावर दे देता है पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेट कर सके राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ। और इसी के साथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल देता है कि क्या प्रोसेस होगी, किसे हम सिटीजनशिप बोल रहे हैं, किसे बाय बर्थ, डिसेंडेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और टर्मिनेशन के थ्रू यहाँ पर भारत का नागरिक माना जा सकता है। ऑलराइट, चलिए moving on to the next article of the day, and we are talking about the 16th Finance Commission।
ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन ने कन्फ्रंट कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, अलॉन्ग विद दी सम प्रोमिनेंट इशू जिन्हें स्टेट्स के द्वारा लगातार रेस किया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सदर्न इंडियन स्टेट्स के द्वारा प्राइमरी कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिक्लाइन होता जा रहा है शेयर ऑफ रिसोर्सेज का, जिन्हें एलोकेट किया जाता है स्टेट्स को फ्रॉम द सेंट्रल अक्रॉस द सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन, उसको देखना है। चलिए शेयर ट्रेड को समझते हैं, कुछ यहाँ पर एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, टेबल 1 यहाँ पर इलस्ट्रेट कर रहा है शेयर ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफिक स्टेट ड्यूरिंग द 12th फाइनेंस कमीशन, जो कि आपके सामने है किस तरीके से शेयरिंग की जा रही है। नोटेबली अगर हम यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करें तो जितने भी सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं दे हैव एक्सपीरियंस अ कंसिस्टेंट डिक्रीज इन देयर शेयर, जो कि 19.785 के परसेंट से घटकर आज की डेट में यहाँ तक अगर आप आएंगे तो 15.800% तक का हो चुका है। तो आप एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देख रहे हैं कि किस तरीके से शेयर कम होता जा रहा है। वहीं कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको नॉर्मल सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। एक कंपैरेटिवली एनालिसिस करें बिटवीन द कमीशन रिवील्स अ सिमिलर ट्रेंड फॉर नदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स वाइल हिली सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स। ऐसे में आप देखेंगे महाराष्ट्र हैव इमर्ज अ ग्रेनर स्टेट, मतलब महाराष्ट्र में 5 से लेके 6.37 तक का इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। ऐसे में जो क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है उन सभी को। ये एक जो स्टडी डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है इन द शेयर ऑफ सदर्न स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट कर रहा है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को दैट हैव फेवर्ड द अदर रीजन्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग दीज क्राइटेरिया इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम जो ऑन गोइंग डिस्पैरिटीज़ हैं उनको समझ सकें। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है स्टेट पर समझने की कोशिश करें तो सदर्न स्टेट जब उनके नदर्न स्टेट्स या ईस्टर्न काउंटर पार्ट्स की बात की जाती है तो बहुत सारा जो शेयर है सक्सेसिव वो यहाँ पर कम देखने मिलता है। कॉन्ट्रास्ट टू हिली एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट पर्टिकुलरली महाराष्ट्र हैव सीन इंक्रीज इन देयर एलोकेशन। ऐसे में जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है और स्पेसिफिकली जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनका यहाँ पर बोलना है कि देखिए एक इम्बैलेंस की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी टेबल यहाँ पर क्या बात करिए, लेट मी ओपन द टेबल अगेन। ठीक है, दूसरा टेबल बात कर रहा है क्राइटेरिया जिन्हें यूज़ किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन के द्वारा फ्रॉम द 12th टू द 15, जो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने मिल रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस क्राइटेरियन। इसमें यहाँ पर वेटेड आउट किया गया है ग्रेजुअल रिडक्शन फ्रॉम 62.5% बाय द 11th फाइनेंस कमीशन टू 45% बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल central to economic and social justice have been guiding principle in these distribution which we can see very clearly। इसके में अगर हम बात कर समझने की कोशिश करें तो एक प्राइमरली रीज़न हमें देखने मिल रहा है डिक्लाइन ऑफ शेयर का फॉर द सदर्न स्टेट्स, जो कि कहीं ना कहीं इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया के कारण देखने के लिए मिलेगा। ये जो रिडक्शन है इन द वेट फॉर द डिस्टेंस क्राइटेरिया इट हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉसेज एक्सपीरियंस बाय द सदर्न स्टेट्स अमंग टू 8.055 परसेंट पॉइंट बिटवीन द 13th एंड द 15th फाइनेंस कमीशन, राइट। और एक तरीके का हमें गेन देखने मिल रहा है फॉर दी हिली स्टेट। ऐसे में जो लो इनकम स्टेट्स हैं जैसे हम बात करें बिहार उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ये एक तरीके से गेनर हमें देखने मिले हैं ड्यू टू द डिस्टेंस क्राइटेरिया। दे हैव एक्सपीरियंस लॉस अंडर दिस क्राइटेरिया और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल शेयर है ये घटकर 0.970% पॉइंट से 1.35% पॉइंट तक आ गया है। पॉपुलेशन कंट्रोवर्सी भी है। देखिए 1971 के बाद जो हमारे पास डेटा है वो केवल और केवल 2011 का है। ऐसे में एलोकेशन क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट या रिडक्शन हुआ है फर्टिलिटी रेट्स में, इसके बारे में कोई क्लियर कट एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, राइट। ऐसे में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जब हम सदर्न स्टेट में भी बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के साथ थोड़ी सी दो समस्याएं हैं, एक तो पॉपुलेशन शिफ्ट और दूसरा डेमोग्राफिक चेंजेस। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर रही हैं और कुछ यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर डाल रही हैं।
राइट। चलिए बात करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप याद रखिएगा, जिसका रोल है फिस्कल फेडरलिज्म हमारी कंट्री में मेंटेन रखना। आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे यहाँ पर बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसे अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका मुख्य फंक्शन है रिकमेंड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एज वेल एज द स्टेट्स देमसेल्फ। ठीक है। फाइनेंस कमीशन को हेड किया जाता है बाय द चेयरपर्सन, जो कि यूजुअली वो पर्सन होते हैं जिनको पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होती है। बात करें तो इनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर रखा जाता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, एंड दीज रिपोर्ट आर देन लेड बिफोर दी बोथ हाउसेज ऑफ दी पार्लियामेंट। 15 फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं एनके सिंह, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट कवरिंग द पीरियड 21 till 2026। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ट्राइब्स इन वेस्टर्न घाट इन नीड ऑफ लाइफ टाइम। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा प्यारा से तरीके से इसको कवर किया गया। हम बात करने वाले हैं मकुटा विलेज के बारे में, जो कि वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका के क्षेत्र में बसा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मुकुटा अरण्य वाल्य नियर द कीर्ति रिजर्व फॉरेस्ट के पास हमें ये देखने मिलता है, और इसको कहीं ना कहीं सब क्लस्टर जोन का पार्ट माना जाता है और इसे डेजिग्नेट किया गया है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कर्नाटका, जिनके अंतर्गत हमें डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। राइट। अब फॉरेस्ट राइट क्लेम यहाँ पर क्यों आ रहा है? देखिए 2021 में गिरिजान कॉलोनी ऑफ मुकुटा विलेज, जिसको इनहेबिटेट किया जा रहा था फानी येरवा ट्राइब के द्वारा, ये इन्होंने सक्सेसफुली क्लेम किया कि भाई इनका जो लैंड है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ये हमारा है और हमें इसे दे दिया जाए। विद द असिस्टेंस ऑफ लोकल इंडिविजुअल, द 19 येरवा हाउस होल्ड एजर्टेड देयर राइट ओवर 135 करोड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ट्रैकिंग बैक टू देयर एंसेस्टर। अब देखिए कारण क्यों है? ऑक्यूपेशनल शिफ्ट होता है, फॉरेस्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स से धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं डेली लेबर में, कैजुअल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। बहुत सारे एरियाज़ की अगर हम बात करें, जैसे कसारागोद केरला, जो कि लोकेट कर रहा है लेस देन 10 किलोमीटर अवे, वेयर दे आर कंफर्टेबल स्पीकिंग मलयालम ऑल्सो। राइट। सो चैलेंज कहाँ पर है? लाइवलीहुड का शिफ्ट होना, लेबर के अंतर्गत आ जाना, और कहीं ना कहीं जो वेज वर्किंग है उसके साथ ही यहाँ पर इनको कम अमाउंट देखने के लिए मिलना। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको यहाँ पर वापस लेकर आया जाए और सक्सेसफुली रीस्टैब्लिश करवा दिया जाए ऑन देयर पर्टिकुलर एरिया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम अगेन बात करने वाले हैं ईडी से रिलेटेड एसबीआई की प्ली के बारे में। देखिए येस्टरडे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड वन आर्टिकल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्वेस्ट है कि भाई डेडलाइन को बढ़ा दीजिए, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्क्लोज करने की कि किसने क्या अमाउंट दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आप सभी को याद होगा फरवरी 15 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, और उसी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक डेडलाइन क्रिएट की गई थी कि भाई देखिए आप इतने समय में आप क्या करेंगे, आपको जितनी भी चीज़ें आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे और ईसीआई यहाँ पर इसे डिस्क्लोज करेगा। अब कोर्ट ने एक नया डेडलाइन क्रिएट किया है जहाँ पर एसबीआई को बोला गया है कि वो फिनिश करें अपनी इंफॉर्मेशन को टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 24 आवर्स बाय द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स ऑन March 12 विच इज़ टुडे। हुआ क्या था भाई, एसबीआई ने असमर्थता बता दी थी कि भी देखिए हमारा सारा डेटा सेंट्रलाइज नहीं है, अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, राइट, उसको कंपाइल करने में टाइम लगेगा। ऐसे में यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या यहाँ पर कोई घपला होने के चांसेस तो नहीं है। इसी की वजह से बहुत सारे एनजीओज और अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई, प्री लगाया गया कि भाई अगर इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी तो कहीं ना कहीं ईबीज को आपने स्ट्राइक डाउन कर भी दिया है, लेकिन इतने में तो एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन को मैन्युपुलेट किया जा सके। ऐसे में एसबीआई ने जब अपनी असमर्थता दिखाई तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग सकता है, अगर आप बात यहाँ पर नहीं मानेंगे तो इसकी वजह से आपको दिक्कत
हो जाएगी। इन्होंने बोला कि भाई मैन पावर नहीं है, डेटाबेस कैपेबिलिटी की समस्या है, राइट, अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, ऐसे में सारी चीज़ों को एक पैरामीटर में लाकर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्लियर हैं कि आप टॉप कोर्ट की बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो ये कोई भी डिलिबरेटिव डिसओबीडियंस है, डिसरिगार्ड है या डिसरिस्पेक्ट है जो कि किसी अथॉरिटी, इंटीग्रिटी या फिर कोर्ट की डिग्निटी के अगेंस्ट हमें देखने के लिए मिलती है। कंटेम्प्ट की बात करें तो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने मिलता है, जिसमें शायद अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उसकी बात ना मानी जाए, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाया जाए कोर्ट के प्रति, या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंटरफेयर कर रहा हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो पावर है कोर्ट्स की पनिश करने की अंडर द कंटेम्प्ट, इसको आर्टिकल 129 और 215 कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि कन्फर कर रहा है इनहेरेंट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। 129 इज रिलेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट एंड 215 इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में तो इनको भी थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। 129 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये पनिश अगर किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट होता है तो यहाँ पर पनिशमेंट होगी। 215 यहाँ पर बात कर रहा है कि सारे हाई कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अगर यहाँ पर उनके किसी भी बात को माना नहीं जाता है, उनके दिशा निर्देश को, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है। सो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं कंटेम्प्ट के, जैसे सिविल कंटेम्प्ट, मतलब विलफुली डिसोबे कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को और फेल हो रहा है कंप्लाई विद द ओथ डायरेक्टिव। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन्वॉल्व करता है कुछ ऐसे एक्ट को जहाँ पर जैसे स्कैंडल कर दिया गया हो या उद्देश्य हो कि स्कैंडल कर दिया जाए, ठीक है, इंटरफियर करना एडमिनिस्ट्रेशन या जस्टिस के साथ, या जस्टिस के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हालांकि पनिशमेंट की बात करें तो अलग अलग पेनल्टी, अलग अलग तरीके की, जितना डीप ऑफेंस होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत क्या किया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे pragyaPandey@rausacademy.in पर मैसेज भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.